नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। हरियाणा चुनाव नतीजों से कांग्रेस के अंदर संग्राम छिड़ चुका है। राहुल गांधी ने नतीजों पर समीक्षा बैठक की, जिसमें नेताओं के निशाने पर खुद राहुल गांधी आ गए और वो बैठक छोड़कर बाहर निकल गए, जिससे साफ है कि कांग्रेस की दिक्कतें अभी शुरू हुई हैं। राहुल गांधी पर उनके अपने नेताओं के साथ साथ इंडी गठबंधन के नेता भी हमलावर है, यानी राहुल गांधी खुद एक बड़े चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। इधर ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ एक और बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को लेकर महिलाएं फिर से ममता के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी हैं। ममता चौतरफा घिर चुकी हैं और उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। दबाव में तो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल भी हैं। दिल्ली सीएम आवास में चाबी से शुरू हुआ विवाद अब डबल ताले तक पहुंच चुका है, जिस पर केजरीवाल अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं और मोहरा आतिशी को बनाया है। तो कैसे पूरा विपक्ष हो चुका है बेदम? क्यों राहुल गांधी की बोलती है बंद? कैसे ममता का हाल है बेहाल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की पोल खोल के रख दी है। अब राहुल गांधी निशाने पर। देखिए, राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करते हैं तो ये तो होना ही था। आप अचानक से सलाहकारों के कहने के ऊपर, पीआर एजेंसी के कहने के ऊपर आप फुलंगी पे चल जाओगे तो हिलना ही है, गिरना ही है। हारे है कांग्रेस और हमलावर हो गए हैं इनके साथी। बीजेपी सिर्फ अटैक की होती ना तो आज जो कसरत चल रही है वो कसरत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या चल रहा है पिछले 24 घंटे में, क्या हुआ? आनन फानन किसी तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट करना है कि क्यों हारी कांग्रेस। पहले क्या इन्होंने किया? पहले ईवीएम करने लगो। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि ये देखो हमारे अंदर ही गद्दार थे, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हारी नहीं, इसको हराया गया है ईवीएम के द्वारा, गद्दारों के द्वारा। मतलब ये कि पूरी कवायद जो है राहुल गांधी को बचाने की है। कोई नहीं पूछ रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी खून पसीना बहा रही थी, आप अमेरिका में कहां ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे? 3 दिन का कार्यक्रम था तो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन आप गायब होते। कार्यक्रम के 4 दिन पहले गायब और कार्यक्रम खत्म हुआ उसके 6 दिन बाद तक गायब। ऐसे रिलक्टेंसी के साथ आप राजनीति करोगे तो लोग तो सवाल खड़ा करेंगे ही। तो पहली चीज तो ये कि राहुल गांधी को अब वापस उसी मोड में आने का खतरा लग रहा है कि जहां सब लोग पप्पू पप्पू कह रहे हैं। सोशल मीडिया देखिए, सब जिलेबी भेज रहा है। बताइए, एक वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने देखा कि असम में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ये बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जिलेबी खरीदा और लेकर के चला गया और वहां जाकर के पीछे पीछे कैमरा भी चल रहा है और वो जाकर के वहां पे बैठे लोगों को वो जिलेबी दे रहा है। वो डांट फटकार, वो इतना मजेदार। वापस क्या हुआ है? वापस ये हुआ है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर ही नहीं, कांग्रेस पार्टी हर राज्य में अब राहुल गांधी के लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़े करने लग गया है। महाराष्ट्र में भी यही होगा, यही काम झारखंड में भी हो रहा है। झारखंड में तो आज कल ही पहुंच गए थे भाई साहब हेमंत सोरेन और बहुत सारी शर्तें रख करके गए हैं। उद्धव ठाकरे शर्त रख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर चुनाव हारे, आपको राहुल गांधी, खैर वो विदेश में थे तो क्या करते वो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी को सामने आना चाहिए था और उनको खुद ये कहना चाहिए था कि हमने मिसकैलकुलेट कर लिया, पब्लिक के मूड को हम नहीं समझ सके। हमको ऐसा लगा कि हम जीत रहे हैं लेकिन नतीजा पब्लिक अंडर करंट जो है वो, और जीती हुई बाजी हम हारे हैं और बीजेपी हारी हुई बाजी जीती है। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। सवाल खड़े नहीं होते, सवाल खड़े नहीं होते, मामला ही खत्म। भाई चुनाव है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। भाई कहीं ऐसा होता है कि क्रिकेट मैच हिंदुस्तान हारता है तो हर बार कप्तान के पीछे लोग लग जाते हैं? नहीं। कोई मैच ऐसा होता है अपोनेंट की आप तारीफ कर दे। आप देखिए जो जेंटलमैन
कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि आज हम लोगों का प्रदर्शन खराब था, विपक्षी टीम जो है अच्छा खेली इसलिए हम हार गए, विल ट्राई टू इम्प्रूव। लेकिन आपका क्या है कि आप उस इमेज में ही फंसे हुए हो कि एन केन प्रकारे राहुल गांधी का नाम सामने नहीं आना चाहिए। तो राहुल गांधी को बचाने की जो कवायद है उसमें भी कांग्रेस पूरी तरह से पीछे नजर आ रही है। यानी यहाँ पर एक एक करके जो अभी तक की जो रणनीति या जो राहुल गांधी को पेश करने की कोशिश की जा रही थी एक मजबूत नेता की, वो पूरी तरह से उसकी पोल पट्टी खुल गई। देखिए, ये तो राहुल गांधी का काम है कि वो मजबूत नेता बनते हैं या फिर बनने की नौटंकी करते हैं। अगर उनमें मजबूती है, क्षमता है, तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्षमता नहीं है तो प्रोजेक्ट करने से कोई बड़ा नेता बन नहीं सकता है। ये राहुल गांधी की स्थिति है। अगर हरियाणा में चुनाव हारी कांग्रेस, ये फटाफट मीटिंग का दौर क्यों चल रहा है? हार के कारणों पर अभी चर्चा करने की क्या जरूरत पड़ी है? आपको करना क्या चाहिए? आपको करना चाहिए कि कांग्रेस के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते। पीएम मोदी ने भी किया, हिमाचल में हार के बाद भी पीएम मोदी ने किया, कर्नाटक के हार के बाद भी किया, और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते कहते कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की, चलो हम पिछड़ के रह गए लेकिन आगे हमारा काम और कठिन है, महाराष्ट्र जीतने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं कि देखो, पीएम मोदी पिछले दिनों जब महाराष्ट्र गए तो यही बात कही कि हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में उससे भी बेहतर जीत हमारी होनी चाहिए। ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। आप मीटिंग करके लोकल लीडरशिप पर जिम्मेदारी ठहरा के लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो और कहते हो कि कांग्रेस और बेहतर परफॉर्मेंस करे। ये संभव नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा सकता है लेकिन उनके अंदर क्षमता है ही नहीं। ये इगोइस्टिक आदमी है जिनके अंदर सिर्फ ईगो है। हम कैसे स्वीकार करेंगे? आप इसी समय चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर दिए गए ये एक्स पर जो उन्होंने लिखा था कि इंडी अलायंस जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गई है, तो थोड़ा चुनाव का जीतने का जश्न मना लेते। यहां उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना जा रहा है, कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक दो बार वहां पर भी बात कर लेते कि चलो एक जगह हम नहीं जीते लेकिन हमारे गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा था, प्री पोल गठबंधन थी तो हमने जीत लिया चुनाव। तो इसलिए राहुल गांधी कैसे ये मैनेज कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इनको प्रोजेक्ट करते रहे, ये अपनी छवि को धूमिल ऐसे ही करते रहेंगे। मतलब हरियाणा चुनाव का दबाव बहुत ज्यादा इस वक्त कांग्रेस के ऊपर, ना सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बल्कि राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन इस बीच जो केजरीवाल यहाँ पर दिल्ली में जो पूरा ये सियासी ड्रामा चल रहा है, एक चाबी से शुरू हुआ विवाद अब डबल ताले तक पहुंच गया है। देखिए, ये केजरीवाल ड्रामेबाज आदमी है। कहाँ इसने राजनीति शुरू की थी? बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, सब कुछ करूंगा। भाई ये बता दो, भाई दो दो घर चाहिए मुख्यमंत्री को, दो दो घर चाहिए। ऑलरेडी AB-17 मथुरा रोड अलॉटेड है, आतिशी के नाम सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर किया? दो दो घर चाहिए। ये वही घर है जिसमें पहले मुख्यमंत्री रहती थी शीला दीक्षित। ये किसने कह दिया कि ये जो 6 फ्लैगस्टाफ रोड जो है जहां शीश महल है वो मुख्यमंत्री निवास है? कहां लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री वहीं पे होगा? मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली में कोई भी घर अलॉटेड नहीं है। मदन लाल खुराना रहते थे उसमें, कि साहब सिंह वर्मा रहते थे उसमें, कि सुषमा स्वराज नहीं उसमें, कि उसमें शीला दीक्षित नहीं। अपने मन से सीएम हाउस कर दिया तुमने। तमाशा चल रहा है। जब ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप सरेंडर करो उसको पहले। कोई नियम कानून का कोई, ये सब तो भाई पहले आतिशी मारने ना कोई आदमी, जाओ कोर्ट। भाई आप शपथ लेते हो कि कानून की रक्षा करेंगे, और जब शीश महल में घुसने का टर्न आता है तो कानून को जो उठा के फेंक देंगे। तुमने कानून का पालन किया? जो ओरिजिनल घर था उस प्लॉट के ऊपर, उस पर तो बुलडोजर चलवा दिया तुमने। और हैंडओवर किस तरह से होता है? केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी कि हमने चाबी दे दिया है चीफ मिनिस्टर को, ऐसे होता है?
उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई सास ननद की कहानी है कि सास ने जो है चाबी दे दिया बहू को। ये तुम्हारी बपौती है क्या? पीडब्ल्यूडी मालिक है उस घर की, जांच चल रही है उसके ऊपर, और जब कभी भी किसी को ट्रांसफर किया जाता है तो आप चाबी देते हैं पीडब्ल्यूडी को। पीडब्ल्यूडी एक इंस्पेक्शन करती है, पूरा इटनरीज को लॉग करती है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या क्या लगाया गया था उसका पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है, और उसके बाद उसको अलॉट किया जाता है, और अलॉटमेंट के बाद फिर आपको मौका दिया जाता है। जो अलॉटी होता है वो फिर ये कहता है कि नहीं, हमें बाथरूम में ये चेंज करा दो, यहां प्लास्टर करवा दो, ये टूटा हुआ है, इसे रंग रोगन करवा दो। इट टेक्स टाइम, फिर जाकर के कोई शिफ्ट होता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि पीजी चेंज कर रहे हो तुम। यहां से सामान उठाया और 3-4 बैग लेकर के चले गए उधर, और उधर से उधर ले गए, और ये क्या बवाल कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के सामान को फेंक दिया। भाई गए ही क्यों थे, तुमको अलॉटेड था वो? ये किसने कह दिया कि मनीष केजरीवाल चिट्ठी लिख देगा कि हमने इसको आतिशी को दे दिया तो अलॉटेड हो जाएगा? देखिए दिक्कत क्या है, आतिशी मार लेना वैसे भी नहीं रहेगी उसमें। जिस कठपुतली मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ सके, केजरीवाल की कुर्सी पे बैठ सके, उसकी यह औकात ही नहीं है कि केजरीवाल के बेडरूम में उसके बेड पे जाकर के सो सके। सीधी बात यही है। ये किसी तरीके से उसके ऊपर हथिया करके रखना चाह रहा था कि उसके अंदर सामान ना निकले, वहां पे कोई मीडिया ना जाए, वहां पे कोई इंस्पेक्शन ना हो, वहां पे पीडब्ल्यूडी के कोई पैसे वैसे दे दिया कोई, और जाकर के कैमरे लेकर के घुस जाए, और उसके बाद पूरी कहानी बाहर आ जाए कि क्या क्या वहां पे हुआ है। तब तो ये बेइज्जती ऐसी होगी कि फिर उसका वापस जो है वो उसको रिकोर्स को वो करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये तो दिक्कत है। तो आपने क्या किया, तमाशा करना चालू कर दिया। ये नौटंकीबाज आदमी था, है, और बिना नौटंकी किए इससे राजनीति हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, राजनीति की नौटंकी कहें कि एक तरह से पूरा सीरियल चल रहा है, और उस सीरियल के एक एक करके जो पार्ट है वो सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर जो ममता बनर्जी हैं वो भी कई दिक्कतों में, क्योंकि वो महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। एक के बाद एक कई घटनाएं आ रही हैं। अब डॉक्टरों ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया ममता के खिलाफ। ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला है, और ममता बनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। ये दुर्गा पूजा उनके लिए महिषासुर मर्दनी की तरह, वो भी महिषासुर मर्दनी की तरह दब के रह जाएंगी, जैसी स्थितियां दिख रही है। संदीप घोष का पंडालों में महिषासुर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वहां पर उनके पंडालों में फोटो लगाए जा रहे हैं, मूर्तियां बनाई जा रही है, और डॉक्टर सीवी आनंद बोस से बात कर रहे हैं। अगर गवर्नर से बातचीत हो रही है और वो बता रहे हैं कि सरकार के ऊपर अब हमें भरोसा नहीं रहा, जूनियर डॉक्टर तो इस बात का सवाल उठा ही रहे हैं। और साथ ही जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें से 29 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पहले उनकी नौकरी खाने के चक्कर में थे, जब ये सीनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया तो फिर बैलेंस बनाने की कोशिश की, फिर से डिमांड लिस्ट लेकर ये लोग गए, और सरकार है जो इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही। ये हड़ताल ममता बनर्जी के लिए काल बन रहा है, क्योंकि ये हड़ताल केवल किसी कर्मचारी विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे पश्चिम बंगाल में जो मुद्दे महिलाओं के हैं और जो मुद्दे सुरक्षा के हैं, उसके साथ जो मुद्दे ये डिक्टेटरशिप वाले हैं ममता बनर्जी के, इन सारों को मिलाकर इन लोगों ने एक पैकेज बनाया है कि अब रुकने वाले नहीं हैं, आपको बैकफुट पर आना पड़ेगा, आपको समर्पण करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल की शासन व्यवस्था क्या इसी तरह से चलेगी या उसमें आपको परिवर्तन करना है। इसलिए ममता बनर्जी के ऊपर पार्टी के अंदर से भी दबाव है, पार्टी के बाहर से भी दबाव है, और अभी यह हड़ताल का पेश और तेज होगा, क्योंकि दुर्गा पूजा के समय ये लोग भी सोच रहे हैं कि ज्यादा कुछ बवाल होगा तो उसमें ममता बनर्जी जिम्मेदार इन लोगों को ठहराएगी या भारतीय जनता पार्टी ही सही। भारतीय जनता पार्टी भी आगे प्लानिंग कर रही कि अलग अलग जगहों पर कैसे प्रोटेस्ट आयोजित किया जाए, और उसमें अभी दुर्गा पूजा का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन आगे ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो किया है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जो किया उसे भुगतना पड़ेगा। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी की जमकर फजीयत हो रही है। इनके नेता ही अपनी भद पिटवा रहे हैं। हर तरफ से घिरे राहुल गांधी पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे हैं। वहीं ममता की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। दूसरी तरफ केजरीवाल अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। विपक्षी नेताओं का यह हाल देखकर हम यही कहेंगे, विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो की खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।